तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और आज हम लोग आपने आज एक नया चेहरा देखा होगा। शिवानंद सर से आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स ऑफ बैंक एंड एसएससी। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि मैंने जो थंबनेल यहाँ पर बना रखा है, आप देख सकते हो कि इंग्लिश से लगता है डर तो ज़रूर देखें। देखो भाई, होता क्या है, आमतौर पे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से अगर डरते हैं, किसी सब्जेक्ट से डरते हैं, तो वो क्या है, इंग्लिश है। क्योंकि भाई हिंदी व्याकरण तो कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन हाँ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रीज़न क्या है? कोई बता सकता है कि इंग्लिश में दिक्कत इतनी ज़्यादा आने का रीज़न क्या है? अरे भाई, वी आर इंडियंस, आवर मदर टंग इज़ हिंदी। हमने आज तक ना तो इंग्लिश बोला और ना कभी उस तरीके से इंग्लिश को पढ़ा। और ग्रामर, हाँ भले ही हमारे सिलेबस में पहले रहा होगा, स्कूल्स में भी हमने पढ़ा होगा, लेकिन हाँ इतने ज़्यादा रूल्स होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, कैसे सारे नियम कायदे कानून को हम लोग रटें, याद करें, ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है। तो मैं यहाँ पर बच्चों बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ कि जिससे आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आप याद करेंगे या अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, आप आसानी से एग्जाम में कर ले जाओगे। तो चलो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग यहाँ पर एक स्लाइड ले लेते हैं और शुरू करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले, क्योंकि ये पहली हमारी क्लास है, तो आप हमको समझेंगे, हम भी आपको थोड़ा बहुत अपनी ऑडियंस को जानेंगे। तो यहाँ पर किसी चैप्टर वाइज हम लोग नहीं चलेंगे, बल्कि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनमें आमतौर पे लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पर हाउ टू टैकल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बड़ी आसानी से। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, इंडियन आर्टिकल्स आर नॉट only famous in India but also in Bangladesh। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया है, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर किस तरीके से पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें आती है, सभी को, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको पता भी होगा कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आती हैं। तो जैसे स्पॉटिंग एरर्स हो गया, एक सेंटेंस लिखा होगा वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, किसी एक पार्ट में एरर होगा, ये हो जाता है स्पॉटिंग एरर। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में भी आता है, और उसके बाद वोकैबुलरी आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है और पैराजम्बल्स। ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, एक एक करके हम लोग सभी यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो क्या है, ग्रामर, रूल्स। तो बिना रूल्स को रटे, बिना रूल्स को याद करिए हम लोग कैसे सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, पहला सेंटेंस लिखा है, इंडियन आर्टिकल्स आर नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट ऑल्सो इन बांग्लादेश। कैन यू गेस व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? क्या आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको क्या लगता है, क्या मिस्टेक होगा, क्या एरर होगा? आपको कोई भी नियम कायदा कानून यहाँ पर नहीं रटना है, कोई भी हम रूल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना क्या लगाना, दिमाग लगाना। तो चलो भाई दिमाग लगाते हैं और सेंटेंस के मीनिंग को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन को सही करना चाहते हो। अच्छा, जब ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो कहाँ से पढ़ना चालू करते हैं? तो यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे ना, इधर से हम लोग। तो यहाँ से देखते हुए क्या क्या चीज़ें सही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या आगे गलत है ये देखेंगे, राइट। तो इंडियन आर्टिकल्स आर, यहाँ तक तो बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। हम कहना क्या चाहते हैं कि जो इंडियन आर्टिकल्स हैं वो इंडिया में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी फेमस हैं। इसका मतलब हम फेमस होने की बात कर रहे हैं, ना ही केवल इंडिया में बल्कि बांग्लादेश में भी। अब देखिए इस सेंटेंस से हमने कह क्या दिया, अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा तो क्या मतलब आया, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन आर्टिकल्स आर नॉट ओनली फेमस। तो यहां तक क्या मतलब जाता है कि इंडियन आर्टिकल्स ना ही सिर्फ या ना ही केवल फेमस हैं। जैसे ही आपने कहा कि ना ही केवल फेमस हैं बल्कि कुछ और भी हैं, लेकिन हमको ये नहीं कहना है, हमें कहना क्या है, फेमस इज द कॉमन टर्म। एक फेमस जो वर्ड है यहाँ पर कॉमन टर्म है, जो कि किसके लिए आया है, दोनों के लिए आया है, इंडिया में भी फेमस है और बांग्लादेश में भी। तो कंपैरिजन हमें यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है, नॉट ओनली यहाँ पर लगाकर, क्योंकि दोनों जगह तो फेमस है। जो भी चीजें कॉमन होती है वो आगे आती है हमेशा नॉट ओनली से। तो यहां पर ये जो फेमस लिखा हुआ है ये कहां पर जाना चाहिए, इंडियन आर्टिकल्स आर, यहां से फेमस हटेगा, फेमस।
नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन बांग्लादेश। अब जो हम कहना चाहते थे इस सेंटेंस से, जो मीनिंग हम क्लियर करना चाहते थे वो यहाँ से क्लियर हो रही है कि इंडियन आर्टिकल्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया, ना ही केवल इंडिया में बल्कि बांग्लादेश में भी। तो इस सेंटेंस से आपको बच्चों क्या समझ में आया कि वैसे तो अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंजंक्शन, कंजंक्शन का लिया हुआ ये टॉपिक है और आपको बहुत नियम कायदे कानून उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे कि बुक्स आप पढ़ते हो तो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जेरंड लिखा होगा, पार्टिसिपल लिखा होगा, इन्फिनेटिव लिखा होगा, लेकिन हम एक भी ऐसे टर्म की यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आसान ही शब्दों में आपको समझाएंगे यहाँ पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि इसमें क्या एरर था और किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया, किस तरीके से हमने इस सेंटेंस का करेक्शन किया। इसी तरीके से सेम लॉजिक पर बेस्ड हम एक और सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। मेरी ऑडियंस जिसको भी आता है वो बताएगा, गेस करेगा कि यहां पर क्या एरर होगा। यू हैव टू टेल मी ईदर द होल स्टोरी और द half of it। बताएं क्या मैंने यहां पर आइदर, या जिसको हम लोग ईदर भी कहते हैं, क्या इसकी पोजीशन मैंने यहां पर सही लगाई या गलत लगाई? मैं कहना ही चाहता हूं कि या तो आपको बताना है, या तो आपको होल स्टोरी बतानी है या उसका आधा बताना है, लेकिन हाँ बताना तो दोनों को ही है ना। तो अगर हम मान लो से यहां पर आइदर की जगह इसकी पोजीशन चेंज कर दे और कह दें कि यू हैव टू आइदर कर दे, मान लो यहां उठा कर दें, तो क्या ये सही होगा? यू हैव टू आइदर टेल मी, या तो बताना है, नहीं या तो बताना नहीं, बताना तो दोनों को ही है, या तो पूरी स्टोरी या हाफ ऑफ इट। इसका मतलब जो हमने यहां पर आइदर लगाया है उसकी पोजीशन बिल्कुल सही है, यहां पर कोई भी आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यू हैव टू टेल मी ईदर द होल स्टोरी और द हाफ ऑफ इट। ये सेंटेंस जो पहले मैंने लिखा यहाँ पे बिल्कुल सही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है आइदर की वो बिल्कुल सही लिखी है। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले इसको रब कर देते हैं हम लोग। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं। मैं अपनी एक जीवन की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा सुनने में। जब मैं काफ़ी यंग हुआ करता था तो समवन प्रपोज्ड मी, किसी ने मुझे प्रपोज किया। उसने मुझसे कहा आई लव यू। तो अब जब उसने मुझसे कहा आई लव यू, तो मैंने भी जवाब दिया आई लव यू टू। और इसका क्या रिप्लाई हो सकता है वैसे? और क्या रिप्लाई हो सकता है? कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं मी टू। तो अब बच्चों ये जो रिप्लाई मैंने किया, ये दोनों ही रिप्लाई मैंने गलत कर दिए, क्योंकि उस वक्त मुझे तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन हाँ, जब से मैं टीचिंग में आया हूँ मुझे पता चला कि जो हम लोग इंग्लिश बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं या स्कूल्स में पढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जाके गलती उसमें हो जाती है। तो भाई इसका जवाब आम तौर पे क्या होना चाहिए? या तो हम लोग आई लव यू टू कहते हैं, टू की पोजीशन यहाँ पर लगाते हैं, और या तो हम लोग क्या कहते हैं मी टू। तो मैं बता दूं बच्चों, ये दोनों ही जवाब जो रिप्लाई हैं वो दोनों ही गलत हैं। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मैं इतनी रॉन्ग इंग्लिश का यूज़ करूँगा तो कोई भी होगा तो छोड़ के भाग जाएगा ना। तो यही हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ यही हुआ कि अगला बंदा चला गया और मैं अकेला रह गया। लेकिन मैंने बाद में बहुत मेहनत की। वो एक गाना सुना ना कि इंतकाम देखेगी, तो मैंने इंतकाम इस तरीके से लिया कि अपने ज्ञान को विकसित किया, राइट। तो आपको भी ऐसे ही करना है, राइट। तो अब देखें, समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग कैसे हो गए। भाई आइडियली अगर देखा जाए तो इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, और मैंने जवाब में कहा मैं प्यार करता हूँ तुमसे भी। तुमसे भी, तुमसे भी का मतलब हुआ किसी और से भी। तो भाई क्यों ना कोई जाए अगर मैं उससे कहूँ कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे भी।
इसका मतलब ये जो टू की पोजीशन है ये गलत है, राइट। टू की पोजीशन हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पर रख दें, क्योंकि यहाँ पर तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, जो हम कहना चाहते थे अर्थ का अनर्थ हो गया कि आई टू लव यू, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टू की जो पोजीशन है यहाँ पे अगर आप लगा दोगे तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं प्यार करता हूँ, आपने कहा मैं भी, आई टू लव यू, राइट। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलती थी, अब क्या हो गया, सही हो गया, आई टू लव यू यहाँ पर हो जाएगा, टू बाद में नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखें ये मी टू क्यों गलत होता है, एनी आइडिया अबाउट दैट, कि ये मी टू कहना क्यों गलत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर जो करेक्शन होगा वो होगा आई टू, ना कि मी टू, ये सही हो जाएगा। रीज़न क्या है, बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे रूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं चैप्टर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये प्रोनाउन वाला है, और प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉसेसिव केस होता है, जब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, इतना तो पता ही होगा ना आपको। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रटाएंगे नहीं कि आप रट लो हाँ ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस कैसे यूज़ होता है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको कोई रूल नहीं याद करना, सिंपली आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। चलो दिमाग लगाते हैं। अच्छा आपको कहना क्या था कि आई लव यू का जवाब जो देना था वो कहना था हिंदी में आपको मैं भी, है ना, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, आपने कहा मैं भी। तो मैं भी के लिए आप ये देखें, लिख दिया। आपको बताना है कि यहां पर मैं का रोल क्या है, क्या ये यहां पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो आई लगा देना, अगर ऑब्जेक्ट है तो मी लगा देना। अच्छा क्या हम ये कह सकते हैं जैसे मैंने उसे पीटा तो मी बीट ही, बताओ भाई सही लग रहा है ये, मी बीट ही नहीं हो सकता ना। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या आना चाहिए, आई हो जाएगा यहां पर, और उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह हिम हो जाएगा, आई बीट हिम। तो अब यहां पर भी इन द सेम मैनर आप देख सकते हो कि मैंने कहा मैं भी, मैं का रोल क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर मी टू ना होकर आई टू ही होगा, राइट। अच्छा एक और आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं जैसे आपको क्लास में याद होगा किसी ने कहा, टीचर ने कहा कि बेटा हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो कौन कौन मेरे साथ पिकनिक पर जाएगा। तो बच्चे क्लासरूम में हमेशा हाथ उठाते हैं और कहते हैं मी मैडम, मी या सर मी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर भी मी जो आंसर होगा वो गलत होगा, आई सही आंसर होगा। कैसे पता चला, अगेन आपको दिमाग लगाना है, लॉजिकली सोचना है। तो चलो सोचते हैं। तो किसी ने कहा कि मेरे साथ कौन कौन चलेगा, तो आपने कहा अगर आपको फुल रिप्लाई देना होता, फुल सेंटेंस में रिप्लाई देना होता तो आप कैसे देते, आप कहते कि मैं भी चलूँगा या मैं भी आऊँगा। तो मैं भी में मैं का जो रोल है वो आपको देखना पड़ेगा, वेदर इट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट का यूज़ होगा, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या यूज़ किया, आई। कौन कौन मेरे साथ चलेगा मूवी देखने, आई, ना कि मी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको आई ही लगाना है, कभी कभी आपको मी भी लगाना होता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर किसी ने पूछा, मान लो कोई टीचर है और उनका नाम शिवानंद सर है, तो मैंने कहा कि शिवानंद सर ने किसे किसे मैथ्स पढ़ाया था, तो अब आपको रिप्लाई करना है अगर आई या मी में, तो रिप्लाई क्या होगा बताओ। अब यहाँ पर आई नहीं कह सकते, रीजन क्या है, शिवानंद सर हो गए पढ़ाने वाले, वो हो गए सब्जेक्ट, और जिसे पढ़ाएंगे वो होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, मी। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से सारी चीज़ें समझ ली। इसमें कोई भी, आप देखें मैंने अभी तक आपको कोई भी रूल नहीं बताया, और मैं एट रैंडम सभी चैप्टर में से जो मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक एक करके पिक कर रहा हूँ, और आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो भाई, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। Say the sentence, next sentence is, इसको रब कर देते हैं। The condition of India is better than, say, Nepal. The condition of India is better than Nepal.
क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको क्या लगता है, क्या एरर होना चाहिए? द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन नेपाल। दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं, सोचिए। अच्छा, कहना ये चाहता है कि जो इंडिया की कंडीशन है वो नेपाल से बेहतर है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा चलो हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं। जब तुलना की जाती है तो कैसे की जाती है ये समझते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा घर तुमसे बड़ा है? नहीं कह सकता। रीजन क्या है? मेरा घर क्या है? नॉन लिविंग घर की बात हो रही है। वो तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है? वो इंसान से बड़ा कैसे हो सकता है? मुझे ये कहना पड़ेगा मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। से मान लो कोई मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम राजू है, तो मैंने कह दिया कि मेरा कुत्ता राजू से अच्छा है, तो हम ये नहीं कह सकते ना मेरा कुत्ता राजू के कुत्ते से अच्छा है, तभी जाके सेंस कंप्लीट हो जाएगा। हमें धर्मेंद्र नहीं बनना कि हर किसी को कुत्ता कह दिया कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ऐसा नहीं करना आपको। तो अब यहां पर द कंडीशन ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन। यहां पर हम इंडिया की बात नहीं कर रहे। कंपैरिजन जो हो रहा है सेम चीजों के बीच में होना चाहिए भाई, ये इसका लॉजिक है। इंसान का इंसान के साथ करो, नॉन लिविंग है नॉन लिविंग के साथ करो, इस तरीके से कंपैरिजन किया जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए बात हो रही है इंडिया की नहीं, कंट्री की नहीं। कंट्री का कंट्री से अगर होता तो हम सिंपली कह सकते थे इंडिया इज बेटर देन नेपाल, तो सेंटेंस हमेशा हमारा सही हो जाता। लेकिन अब यहां पर बात किसकी कर रहा है? कंडीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। इसका मतलब वहां पर भी नेपाल की कंडीशन के साथ ही कंपैरिजन किया जाएगा। तो सो द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन, वो सेंस देने के लिए हम लोग यहां पर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या ऐड कर दे? दो तीन चीजें हैं, पहले आप देख लें। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कहता है कि आप यहां पर, क्योंकि कंडीशन क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम लोग यहां पर दैट लगा दें, दैट ऑफ, देन दैट ऑफ नेपाल। अब सेंस क्लियर हो जाएगा कि द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ नेपाल। ये दैट किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है यहां पर कंडीशन के लिए, राइट। तो अब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? हम ये भी कह सकते हैं द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन द कंडीशन ऑफ नेपाल, ये भी कहा जा सकता है। या तीसरा तरीका ये भी हो सकता है द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन नेपाल्स, एपॉस्ट्रोफी एस भी लगाया जा सकता है। तो अब ये हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको रब कर देते हैं, आप लोग कोशिश करते रहो, दिमाग लगाते रहो कि कैसे कैसे हम सेंटेंस बता रहे हैं, क्या क्या लॉजिक इसमें फॉलो कर रहे हैं। और रिमेंबर, डू रिमेंबर कि अभी तक मैंने इसमें कोई भी रूल नहीं बताया है। जो कि आपको लगता है कि इंग्लिश ग्रामर इज फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पर कोई रूल की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दिमाग तो सबके पास होता है ना। हाँ, इस बात से आप इस बात को नकार नहीं सकते, दिमाग सबके पास होता है भाई। कहाँ पर लगा है दिमाग आपका, ये सबसे ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेंटेंस की जो कि लिया गया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। तो चलो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दें। मैं कोई टॉपिक यहाँ पर बताने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन हाँ उस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो बच्चों को आमतौर पे नहीं समझ में आते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब, जितने लोग तैयारी करते हैं बैंक एसएससी की उनको पता है, या इंश्योरेंस एग्जाम की उनको पता है कि प्री होता है, मेंस होता है, और चाहे प्री हो चाहे मेंस हो उसमें इंग्लिश आता ही आता है। मेंस में बहुत ही मुश्किल इंग्लिश आती है, लेकिन प्री में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन अगर वो कहते हैं ना दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो बहुत आसान होती है ना मुश्किल होती है, हम और आप ही होते हैं जो किसी चीज़ को आसान या मुश्किल बताते हैं। अगर हमें आता है तो आसान है, नहीं आता तो वही चीज़ मुश्किल हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये देखिए भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमने यहां पर लिख दिया। क्या समझते हैं इस टर्म से? क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कोई समझौता होता होगा, अग्रीमेंट होता होगा। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो हिंदी में भी होती है, हर एक लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, देखते हैं आप लोग क्या सही गेस कर पाते हो कि नहीं। बहुत सिंपल सा है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आप लोग इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहे होगे, स्कूल्स में पढ़ा, नर्सरी से शुरुआत हो गई थी इंग्लिश पढ़ना। और अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो आपने अल्फ़ाबेट तो बहुत पहले ही पढ़ा होगा ना, ABCD एंड सो ऑन, राइट। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? चलो भाई गेस करो कितने होते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर इतना आसान तो मत ही पूछो, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज।
कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं, हमको बचपन से पता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जो आपको पता है पहले से वो ज़रूरी तो नहीं कि सही हो, है ना? भाई पढ़ो। आजकल का ज़माना क्या है कि आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है और यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर सीखने वाली भी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सब बेकार की चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर। अगर आप सीखना चाहो तो इन प्लेटफॉर्म से आप सीख भी सकते हो, कुछ गेन कर सकते हो खाली टाइम में। तो अब यहाँ पर देखिए, मुझे बताओ बच्चों, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? और मैं प्रूफ कर दूंगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली, इन हिंदी ऑल्सो देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट। चाइनीज़ नहीं, चाइनीज़ का नाम मत लिया करो यार, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। खैर, तो अल्फ़ाबेट की बात करें तो मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट होता है सिर्फ वन। कैसे? चलो, आपने कहा सर प्रूफ करके दिखाइए, मैं ऐसे कैसे मान लूँ? मतलब आके कोई भी आके हमको कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा तो हम मान लेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं। आपके पास दिमाग है, आप रिसर्च करिए, गूगल करिए, चाहे जिस सोर्स से आप देखना चाहते हैं वहाँ देखिए। अगर मैं गलत लगूँ तो मुझे टेक्स्ट भी करिए कि सर आपने गलत पढ़ाया था, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन चलो देखते हैं कि ये सही है गलत। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। हिंदी हमारी मातृभाषा है भाई। पता नहीं स्पेलिंग मैंने वर्णमाला सही लिखी या नहीं लिखी, मुझे नहीं पता। हिंदी लिखे हुए बहुत बरस बीत गए। खैर, तो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। और वर्णमाला का मतलब होता है ऐसी माला जिसमें बहुत सारे वर्ण हो। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और अक्षर को हम लोग बोलते हैं लेटर्स। इसका प्लूरल क्या बनेगा? लेटर्स, राइट? तो ये एक ऐसी माला है जिसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या आपने 26 वर्णमालाएं पढ़ी हैं? ए से लेकर जेड तक ये पूरी की पूरी वर्णमाला कहलाती है। यानी कि जो इसमें पहला अक्षर लिखा होता है वो ए होता है। दिस इज नॉट अल्फाबेट। अगर आपको कोई आपसे पूछे कि ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट, तो कहना नहीं, ए इज नॉट द फर्स्ट अल्फाबेट, ए इज द फर्स्ट लेटर, बी इज द सेकेंड लेटर, एंड सो ऑन। जेड तक ये पूरी की पूरी क्या बनती? वर्णमाला बनती है मिलाकर। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि हर एक लैंग्वेज की एक ही वर्णमाला, एक ही अल्फ़ाबेट होता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप फिजिक्स की किताबों में या केमिस्ट्री की किताबों में अगर ये पढ़ें कि 3 अल्फ़ाबेट्स नेम्ड ABC, तो वो गलत लिखा होगा। क्योंकि भाई फिजिक्स में ग्रामर तो नहीं पढ़ाएगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब कंपटीशन की बात होगी, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बनता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं अगर हम लोग एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो मैंने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर और मोर देन वन अल्फ़ाबेट। एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता एक लैंग्वेज की बात करें तो। लेकिन हाँ, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट तभी होगा, यानी कि इसका प्लूरल हम लोग अल्फ़ाबेट्स तभी कहेंगे जब हम बात कर रहे होंगे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की। तभी हम लोग कह सकते हैं कि आई हैव कम अक्रॉस मैनी अल्फ़ाबेट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सेंटेंस हमारा सही होगा, तभी हम लोग वहाँ पर अल्फ़ाबेट का प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये एक ऐसी बात जो आपको पता थी बहुत पहले से, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा और बहुत ही कम लोगों को पता होती। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप अपने किसी भी दोस्त यार से कहीं भी पूछो आप, तो मुझे पता है कि 99.99% लोग जो हैं वो आपको गलत ही आंसर देंगे। वो कहेंगे कि 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। जब उनको आप बताओगे कि देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट, तो वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, यही तो भाई ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है। तो अब यहाँ पर इसको, क्योंकि हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, यहाँ पर बात निकली तो मैंने बता दिया कि अल्फ़ाबेट, क्योंकि आमतौर पे जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं हमें नहीं पता होता कि वो हम लोग सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर कोई भी चीज़ हम बताएंगे यहाँ पर तो उसका आपको प्रूफ देंगे बाकायदा, ऐसा नहीं कि हवा में बात बोल के चले गए। तो अब कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, फ्रेम करने जा रहे हैं। आपको पढ़ना है, एनालाइज करना, बताना है कि उसमें क्या एरर होगा, क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा। पहला सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर bread and butter is my favorite breakfast. आपने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे। ब्रेड एंड बटर इज और आर, इफ आई से आर भी हो सकता है क्या, इज और आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो अब आपको देखना पड़ेगा
कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। आपको याद होगा कि स्कूल से बताया गया था कि बेटा देखो क्या होता है, कुछ ऐसे खाने की चीज़ें होती है ना जो मिलाकर खाई जाती हैं एक साथ, उनका इकलौता कोई वजूद नहीं होता, अलग से होता तो है लेकिन आमतौर पे वो सर्व नहीं किया जाता। जैसे अगर मान लो दाल सर्व की गई है तो चावल भी होगा, चावल होगा तो दाल भी होनी चाहिए, और अगर मान लो छोला है तो फिर भटूरा और पूड़ी जैसा भी कुछ होना चाहिए। ऑल्दो वो अलग बात है कि हम लोग रोटी भी खा सकते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कॉम्बिनेशन में फूड आते हैं, छोला भटूरा हो गया, राइस एंड कड़ी हो गया, ठीक है। तो इन द सेम मैनर ब्रेड एंड बटर हो गया। तो अब लोग ये कहते हैं कि जब ऐसे खाने के नाम होते हैं तो उसको हम लोग एक कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर इज लगाते हैं। देखो दो चीज़ें, ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगाया, इज लगाया, तो आपने उसका लॉजिक भी देखा। लेकिन अगर आपने इस तरीके समझा है तो कहीं ना कहीं आप गलत जरूर हो जाओगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, ब्रेड एंड बटर। अब आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा, इज आर अवेलेबल एट द स्टोर। ब्रेड एंड बटर इज आर अवेलेबल एट द स्टोर। तो आपने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि कुछ चीज़ें जो मिलाकर खाई जाती हैं वो हमेशा सिंगुलर होती हैं, तो आपने इसको भी सिंगुलर कंसीडर किया और यहाँ पे लगा दिया है इज, तो आप हो जाओगे गलत, क्योंकि यहाँ पर आएगा आर, यहाँ पर इज नहीं लग सकता। इसलिए तो मैंने कहा कि कोई भी चीज़ को आपको रटना नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ नेम ऑफ रटने वाली पावर, है ना। आप रटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप मुझे बताएंगे। तो ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट द स्टोर, यहां पर आर हो गया। रीजन क्या है समझते हैं। अब एक अलग लॉजिक समझो, बहुत आसान सा, कोई रूल दिमाग से निकाल डालो, कोई भी रूल अगर आपको याद है इससे रिलेटेड सब कुछ निकालो, बस मेरी बात सुनो कि यहां पर लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर इज आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अच्छा हिंदी तो सबको आती है ना, हिंदी सबको आती है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हिंदी में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में होता है। और ये हिंदी में कैसा दिखता है, चलो एक बार सेंटेंस से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं यहां पर पढ़ाने आते हैं, मैं यहां पर पढ़ाने आते हैं, नहीं कह सकते। या हम ये कहते हैं कि हम यहां पर बैठा हूं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्षेत्रीय भाषा में सही हो जाए, कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, लेकिन हाँ अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे, स्टैंडर्ड हिंदी की बात करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर बैठा हूँ या मैं यहाँ पर पढ़ाने आते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पता ये चला कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कुछ नहीं बल्कि ये कहता है कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब का हमें यूज़ करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर लिख दे रहे, इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब विल बी सिंगुलर। चलो भाई चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर। इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट द वर्ब विल बी प्लूरल। तो आपने कहा कि सर ये तो हमें पता था पहले से, है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब को आपको यूज करना है। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा जो हम लोग इंग्लिश में रूल पढ़ते हैं वो कहाँ से ड्राइव होकर आता है, कहाँ से बनता है वो रूल, ये देखें, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज नो रूल। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में लगाते हैं ऐसे यस। तो क्यों लगाते हैं ये देखें, लिखा है राम गोज टू टेम्पल, राइट, राम गोज टू टेम्पल। आपने यहां पर क्या किया, गोज लगाया, जबकि अगर हम यहां पर दे कर दें प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, गो टू टेम्पल। यही तो नियम कायदा कानून यही तो कहता है भाई ऐसे करो। हम कहेंगे क्या रूल होता है, आप बता दोगे इसका रूल क्या होता है। प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में ऐसे ही ऐड कर दो, कर दिया भाई। यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब में ऐसे ही ऐड नहीं करना होता। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो रूल आया है ये कहां से आया है, ये भी तो आप समझे कि रूल कहां से आया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही आया है, जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब को हमें यूज करना है। अब आपने देखा कि यहां पर है सिंगुलर सब्जेक्ट राम, राइट, तो हमें वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर। यहां पर दे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे चाहिए, प्लूरल। तो पता ये चला कि नाउन पहले से होता है सिंगुलर
और उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या एस ऐड किया जाता है नाउन पहले से। जैसे अगर हम बात करें इनिशियल कंडीशन में नाउन की बात करें तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। किसी बच्चे ने पूछा जिसको नहीं पता कि ऊपर छत पर फैन लगा हुआ है, तो अब आप ये बताओगे, उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है इनिशियली, जब किसी को नहीं पता तो आप उसकी सिंगुलर फॉर्म बताओगे प्लूरल बताओगे? इनिशियली क्या होता है? आप बताओगे बेटा ये फ़ैन है, ना कि ये बताओगे बेटा ये फैंस है, क्या बताओगे फ़ैन है। यानी कि नाउन पहले इनिशियल कंडीशन में क्या होता है? सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एस और यस लगाकर। अदरवाइज बहुत सारी स्पेलिंग भी चेंज होती है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन वर्ब के साथ हिसाब किताब जो होता है वो उल्टा हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट। वो क्या होता है ये देखें कि वर्ब जो होती है, जैसे मान लो आपने कहा कि किसी बच्चे ने पूछा कि जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपने कहा गो कहते हैं, टहलने को वॉक कहते हैं, खाने को ईट कहते हैं। ये जो आप बता रहे हो, ईट बता रहे हो, आप रन बता रहे हो, आप गो बता रहे हो, ये पता है कैसी फॉर्म्स हैं? वर्ब पहले से प्लूरल होती है। ये बात बहुत ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउन पहले से सिंगुलर होता है, वर्ब पहले से प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है इन द सेम मैनर जैसे कि हम नाउन को प्लूरल बना रहे थे, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस ऐड कर दिया जाता है। तो यहीं से मेरे दोस्तों ये नियम निकल के आया जिसको हम लोग रूल कहते हैं। तो पता ये चला कि रूल जैसा कुछ इंग्लिश में होता ही नहीं है, आपको बस समझने की देर। तो इसी वजह से ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब पहले से क्या होती? गो, प्लूरल होती है, सिंगुलर बना दिया तो क्या कर दिया? गोस कर दिया। अब देखो कॉम्बिनेशन सही है ना, सिंगुलर सिंगुलर। यहां पर देखो प्लूरल, साथ में वर्ब कैसे लिखो? ये प्लूरल। तो पता आप चल गया प्रेजेंट डेफिनेट में जो ये रूल आया था ये किस वजह से आया था, राइट। तो चलो अब भाई अपने पुराने सेंटेंस पे आ जाते हैं, और यहां पर भी हमें किसका सहारा लेना है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में जो कुछ भी लिखा होता है वही सब्जेक्ट होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस के शुरुआत में चाहे सब्जेक्ट हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अंत में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। यहीं पर आप देख सकते हो कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का सब्जेक्ट क्या है। तो लिखा क्या है? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसको चलो अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी का सहारा लेते हैं, क्योंकि हिंदी को हम भूल नहीं सकते। कहीं भी बाहर चले जाएं, कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को नमन करना है हमेशा। तो ब्रेड एंड बटर इज या आर में अगर आपको डाउट हो तो करना क्या है? सिंपली इसका ट्रांसलेशन देखना और देखना है कि लास्ट में कौन सी वर्ब आ रही हिंदी में। तो चलो करते हैं। ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता। लास्ट में क्या लगाओगे? है या हैं? ये बिंदी लगा दी मैंने, क्या लगाओगे भाई? ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है या नाश्ता हैं, क्या लगेगा लास्ट में? आप कहोगे सर है लगेगा। तो मैं कहूंगा ये जो आपने है बताया है, एक्चुअली ये है इसलिए आया है क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो ये तो है ही नहीं। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट हियर। ब्रेड और बटर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट छुपा बैठा है एकदम कोने में, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। और ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा ये फ्रेज लिखा माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या है? सिंगुलर नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहता है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर इस का यूज किया, आर यहाँ पर गलत हो गया था, राइट। तो चलो अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है ब्रेड एंड बटर इज आर अवेलेबल एट द स्टोर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो जाएंगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इज गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। आर यहाँ पे कैसे सही हुआ? चलो ट्रांसलेशन करके देखते हैं इसका भी। ब्रेड और बटर स्टोर पर या दुकान पर उपलब्ध, क्या लगाया लास्ट में? उपलब्ध है और हैं। बताओ भाई, ब्रेड और बटर दुकान पर उपलब्ध हैं या उपलब्ध है? तो दो चीजों के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब लास्ट में आ रहा है हैं, और अगर लास्ट में आ रहा है तो भाई आर यहां पर लगा दिया। क्लियर है? तो अगर इतना आपको समझ में आया तो मैं कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे लिखूंगा। देखते हैं मेरी ऑडियंस कितना मुझे समझ पाई है, कितना इस पर फोकस किया उन लोगों ने और कितना बता सकते हैं। इसको एक बार रब करते हैं। तो
अब जो नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं वो ये लिखा हुआ है 50,000 rupees were a good amount were a good amount for the poor farmer. ये देखो भाई, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया 50,000 rupees were a good amount for the poor farmer. तो भाई यहां पर दिमाग लगाए कि यहां क्या आना चाहिए, was आएगा या वर आएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, आंख बंद करके सॉल्व करोगे और सीधे सीधे देखोगे सब्जेक्ट यहां पर क्या है जो कि शुरुआत में होता है, तो आप गलती कर बैठोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 50,000 रुपीज जो कि प्लूरल है, तो आप कहोगे सर यहां पे तो वर आना चाहिए। नहीं बेटा, यहां पर वर नहीं आएगा। रीजन क्या है, यहां पर आएगा वॉज। रीजन क्या है समझ लेते हैं एक बार। 50,000 रुपीज अमाउंट की बात कर रहा है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, अमाउंट बना रहे हैं, तो चेक करना पड़ेगा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। तो चलो मैंने ट्रांसलेशन किया और देखने की कोशिश की कि लास्ट में क्या आ रहा है। 50,000 रुपए उस पुअर फार्मर के लिए एक अच्छी राशि थी, है ना। वॉज ए गुड अमाउंट, यहां पे जो अमाउंट लिखा है ना, अमाउंट, ये यहां का सब्जेक्ट है भाई। अगर ये सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है तो क्या चला जाएगा, यहां पर वॉज हो जाएगा। क्लियर है। यही वजह है कि एक और सेंटेंस जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, अक्सर पूछा जाता है 50 माइल्स इज आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स इज आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्या लगता है आपको? यहां पे 50 माइल्स इज नॉट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां छुपा बैठा है, यहां पर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब यहां पर क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए क्या आ जाएगा, यहां पर इसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। 50 माइल्स एक लंबी दूरी है, दूरी है, दूरी की बात कर रहे हैं। यहां पर फोकस हमारा पूरा किसके ऊपर, दूरी के ऊपर, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को, हालांकि किताबों में नहीं मिलता है, ये किसी किताब में ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। अब देखिएगा आप, 50 miles were covered by Rahul. 50 miles were covered by Rahul. अब यहां पर देखें, बाय राहुल से यहां पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये किसी के द्वारा हो रहा है तो इस सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। अब यहां पर हमारे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं, जैसे कि यहां पर डिस्टेंस आ रहा था तो डिस्टेंस क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया था, लेकिन हमारे पास अब यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सब्जेक्ट का काम कर सके सिवाय इसके 50 माइल्स। अब यहां पर देखो 50 माइल्स राहुल के द्वारा कवर किए गए, दैट मीन्स यहां पे जो फोकस आ रहा है 50 माइल्स के ऊपर आ रहा है। अगर ये सब्जेक्ट है यहां पर, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर सही चला जाएगा और वॉज गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको ये सारे तकनीकें जो हैं, ट्रिक्स जो हैं, वो कैसी लगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे कि जिसमें आपको बहुत ही कम दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी रूल और रेगुलेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली। और हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी तो हम बेसिक की बात करें ना, बेसिक से चलेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल और लास्ट में कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें देखेंगे जो वाकई एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ चुके हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।